बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम विजयगढ़ था। इस गांव में एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु हमेशा अपनी मेहनत से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। रघु अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी प्रिया और उनके 2 बच्चे थे। रघु गांव के जमींदार दयाराम के खेतों में काम करता था। रघु, आप काम पर जा रहे हैं? आज आपको थोड़ी देर हो गई है। आप बच्चों को स्कूल छोड़ आइएगा। मैं काम पर जा रहा हूँ प्रिया, बच्चों को तुम स्कूल छोड़ाना। जी, मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और सोना पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर ने स्कूल की फीस मंगाई है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अरे, कहाँ से दूं? आप जो कमा कर लाते हैं उसमें मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। इतनी कम तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, आप जमींदार दयाराम जी से अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात कहिए। दिन ब दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्च, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही जमींदार दयाराम जी से मजदूरी बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रघु काम पर चला जाता है। खेतों में काम करते हुए रघु अपने साथी किसानों से बात करता है। अरे भाइयों, आज तो मजदूरी का दिन है। देखो, अब यह जमींदार दयाराम कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मजदूरी कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी मजदूरी काट ली थी, यह कहकर कि मैंने दयाराम जी से जो 1000 रुपये उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 2000 रुपये हो गया है। इसीलिए मैं तुम्हारी मजदूरी में से 500 रुपये काट रहा हूँ। हाँ संतोष भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये जमींदार दयाराम एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी पिछली बार जमींदार दयाराम ने मजदूरी काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी। इस दयाराम ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी मजदूरी काट ली। हे भगवान, बस जमींदार जी इस बार मेरी पूरी मजदूरी दे दे। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी किसान अपने काम में लग जाते हैं। काम करने के बाद वे सब जमींदार दयाराम के पास जाते हैं। जमींदार जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी मजदूरी दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी सारी फसल नहीं बिकी है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। पर जमींदार जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे, मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी किसान निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। क्या हुआ? इस बार कितनी मजदूरी मिली है? प्रिया, अभी कोई मजदूरी नहीं मिली। जमींदार जी ने कहा है कि 1-2 दिन में मजदूरी मिल जाएगी। मजदूरी नहीं मिली? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। उनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताइए, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं प्रिया, ये जमींदार समय पर कभी पैसे देता ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद जमींदार दयाराम सबको मजदूरी देता है। अरे संतोष, ये ले अपनी इस महीने की मजदूरी। जमींदार जी, यह तो बस 2000 रुपये है। मैंने तो इस महीने 3000 रुपये तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर जमींदार जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 रुपये मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम किया। देख, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रुपये रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे संतोष के पास उन पैसे को लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। संतोष चुपचाप वह पैसे रख लेता है। रघु, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। पर जमींदार जी, 2500 रुपये क्यों?
मेरे तो पूरे 3,000 रुपए बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और न ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में अनाज का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी मजदूरी कम ही मिलेगी जब तक अनाज का दाम नहीं बढ़ता। पर जमींदार जी, बात तो 3,000 रुपए की हुई थी ना। अब 2,500 रुपए में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। जमींदार जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2,500 रुपये ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे रघु के पास उन पैसे को लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह जमींदार दयाराम एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि अनाज के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर बद्दुआ लगेगी। नहीं संतोष, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे मालिक है। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे, काहे का मालिक? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस यह 2,000 रुपए। इसमें घर खर्च कैसे चलाए? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं? हमें खेती के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये जमींदार दयाराम ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद वे अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। आ गए आप? कितनी मजदूरी मिली है? रिया, इस बार जमींदार जी ने बस 2,500 रुपए ही दिए हैं। बस 2,500 रुपए? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1,500 रुपए निकल जाएंगे। फिर 1,000 रुपए में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ प्रिया, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। आप क्या देख लेंगे? जमींदार जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं प्रिया, मैंने जमींदार जी से पैसों के लिए कहा था, पर जमींदार जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि खेती करने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं। जमींदार जी के यहां से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं जमींदार जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर रघु काम पर निकल जाता है और जैसा कि रघु ने कहा था, वह दयाराम के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। रघु पूरे गांव में काम ढूंढता है, हर दुकान पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह रघु को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर रघु वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भेड़ों का झुंड उसकी तरफ दौड़ा आ रहा है। ये देखकर रघु बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छिप जाता है। जब भेड़ों का झुंड वहाँ से निकल जाता है, तब रघु की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भेड़ों के पैरों तले कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? रघु यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकनी पर पड़ जाती है। रघु उस टोकनी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी टोकनी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सब्जियां रखने के काम आ जाएगी। रघु जैसे ही उस टोकनी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर रघु एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक देवदूत प्रकट हो जाता है और वह रघु से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। कुछ भेड़ों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकनी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो ये टोकनी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। रघु, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप हैं कौन
और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। कौन है आप? मैं एक देवदूत हूं और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूं। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकनी को छू पाए। अब तुमने इस टोकनी को छुआ है तो यह टोकनी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकनी नहीं चाहिए। मैं तो बस देख रहा था। डरो मत रघु, तुम यह टोकनी ले जाओ। यह कोई साधारण टोकनी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकनी है। जादुई टोकनी? क्या ये वही जादुई टोकनी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकनी हुआ करती थी और वो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ रघु, यह वही जादुई टोकनी है। अब तुम इस टोकनी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकनी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकनी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकनी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकनी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। रघु टोकनी को लेकर घर आ जाता है। प्रिया, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकनी? सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे प्रिया, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकनी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकनी है। रघु प्रिया को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकनी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो? रघु थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन गेहूं पर जाता है जो एक बार उसने प्रिया को रखने को दिए थे। प्रिया, तुम्हें याद है, एक बार मैं खेती करने गया था तो मुझे एक स्वर्ण गेहूं का दाना मिला था। हाँ, दिया तो था। तो तुम उस दाने को ले आओ। हम उस स्वर्ण गेहूं के दाने को ही इसमें डालेंगे और उस दाने से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। प्रिया स्वर्ण गेहूं का दाना ले आती है और उसे टोकनी में डाल देती है। वह जैसे ही वह दाना उस टोकनी में डालते हैं, उसमें कई सारे दाने आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितने सारे स्वर्ण गेहूं के दाने हो गए। अगर आप इनको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ प्रिया, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने मोनू और सोना के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन रघु जमींदार दयाराम के यहाँ काम पर न जाकर स्वर्ण गेहूं को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर रघु स्वर्ण गेहूं को बहुत ही कम दामों में बेचता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी रघु से स्वर्ण गेहूं खरीदे। गेहूं को बेचकर रघु को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसे को लेकर रघु घर आ जाता है। ये देखो प्रिया, उन गेहूं को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल मोनू और सोना के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई टोकनी है, तो अब आपको उस जमींदार दयाराम के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ प्रिया, मैं जमींदार दयाराम जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के किसान हैं, उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूँ। क्योंकि जमींदार दयाराम जी से मेरे साथ साथ वह किसान भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सब का भला करूं। वे सभी बहुत ईमानदार किसान हैं, वह सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर दयाराम ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।